मसीही का तमाम ये संबोध माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए अंशुमान जी। सर, स्वागत है आपका भी। आज का दिन काफ़ी खास है। इकोनॉमिक सर्वे आपके हाथ में है, बजट कुछ ही घंटे दूर है, इसीलिए आज का मनी सेंट्रल भी बड़ा खास है। तो चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए आज प्रोग्राम में आप क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी एक स्पेशल रिपोर्ट से जो जुड़ी है भारत में रिकवरी से। इसके बाद इसी की रोशनी में आप इकोनॉमिक सर्वे पर हम चर्चा करेंगे, ब्याज दरों पर बात होगी, और उसके बाद आप देखेंगे बजट सेंट्रल, जहां एक ऐसी उम्मीद आज देखेंगे जो हर देशवासी की है इस बजट से। और जाते जाते आप मिलेंगे विक्रम बेताल से। इकोनॉमिक सर्वे को आप अच्छे से पढ़ पाएं और कल का बजट आप अच्छे से सुन के समझ पाएं, इसके लिए हमने आपके लिए तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट। पहले देखिए इस रिपोर्ट को। देश में दो पहिया वाहनों के डीलर्स के पास अगले 2 से 3 महीने का स्टॉक भरा है, यानी पहले की तरह ग्राहक नहीं है। दूसरी ओर कार कंपनियों के पास लंबी वेटिंग है, यानी ग्राहक कतार में है लेकिन कारें नहीं है। आप खपत के कौन से वर्ग से जुड़े हैं? क्योंकि कोविड के बाद की दुनिया सबके लिए एक जैसी नहीं रही। अमीरों की आय और बढ़ी है, जबकि गरीब और गरीब हो गए हैं। यही के शेप रिकवरी है। इस तर्क को तथ्य देने वाला आधिकारिक दस्तावेज है ICE 360 2021 का ताजा सर्वे। 2 लाख से ज्यादा परिवारों पर यह सर्वे मुंबई के पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की ओर से किया गया। कोविड की पहली लहर के बाद ये सर्वे बताता है कि देश की आबादी में सबसे गरीब 20% लोगों की कमाई 5 साल पहले की तुलना में 53% घटी है। औसत सालाना कमाई 1,37,000 रुपए से घटकर 65,000 रुपए रह गई है। लोअर मिडिल क्लास की कमाई में भी 32% से ज्यादा की गिरावट आई है। मिडिल क्लास की कमाई 9% टूट गई है। अपर मिडिल क्लास और सबसे अमीर लोगों की कमाई बढ़ी है। टॉप पर बैठे 20% लोगों की कमाई 39% बढ़ी है। कमाई के हाथ बदले तो खपत की सूरत भी बदल गई। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान लगभग 1 करोड़ 2 लाख दोपहिया वाहन बिके। ये बिक्री 2012 के बाद सबसे कम है। वहीं यूटिलिटी सेगमेंट में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री देखें तो बढ़ी है। अप्रैल से दिसंबर के दौरान यूटिलिटी सेगमेंट में कुल 10,36,000 गाड़ियां बिकी हैं। 2019 में इस दौरान 7,26,000 गाड़ियां बिकी थी। यानी चिप की शॉर्टेज के बाद भी यूटिलिटी सेगमेंट में गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है। फर्क साफ है, बाइक, स्कूटर और मोपेड खरीदने वाले तबके को अभी भविष्य में कमाई स्थायी नहीं दिख रही। जो महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं वह भविष्य के प्रति अधिक आशान्वित हैं। गोल्ड के बाजार का सूरत हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि साल 2021 में सोने की खपत 86% बढ़कर 797 टन हो गई है, यानी जमकर सोना खरीदा गया। दूसरी तरफ देश में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों की कतार लंबी थी। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान बैंकों से कुल 65,630 करोड़ रुपए के कर्ज सोना गिरवी रखकर लिए गए, जो पिछले साल से 42% ज्यादा थे। बड़ी संख्या में ग्राहक ये सोना कभी छुड़ा भी नहीं पाए। अखबार में सोने की नीलामी के विज्ञापन के बीच यहीं से पड़े थे। सोना खरीदना भी लग्जरी है और गिरवी रखकर आजीविका चलाना मजबूरी। गाड़ी और सोने के बाद सुनिए रियल एस्टेट बाजार की कहानी। यहाँ भी महंगे घर बिक रहे हैं और अफोर्डेबल हाउस की मांग सुस्त है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि बीते 1 साल में प्रायोरिटी सेक्टर को बैंकों की लेंडिंग घटी है, जबकि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग बढ़ी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग RBI के नियमों में 35 लाख रुपए तक के कर्ज हैं, यानी बड़े शहरों में 40 से 45 लाख के मकान नहीं बिक रहे। यानी कमाई से खपत तक के शेप रिकवरी के उदाहरणों की कमी नहीं है। अब देखना ये है कि इस पृष्ठभूमि पर बन रहा बजट नीचे छूट के लोगों को कैसे सहारा देगा। चलिए, अब चलते हैं सीधे अंशुमान जी के पास और समझते हैं। सर, ये रिपोर्ट बताती है कि के शेप रिकवरी अब भारत में आ रही है। वी का अनुमान था, फिर यू की बात शुरू हुई, अब ये क्लियर हो गया कि के शेप रिकवरी आ रही है। इकोनॉमिक सर्वे की रोशनी में अगर हम इसको देखें तो क्या और कहां आपको ऐसा लग रहा है कि के शेप रिकवरी पुख्ता होती दिख रही है आपको? शुभम, आर्थिक समीक्षा आमतौर पर सरकार का
देश को एक हिसाब किताब या ब्यौरा देना होता है, एक तरीके से सरकार आपको ये बताती है कि पिछला साल आपके साथ, देश के साथ कैसा गुजरा, और देश की अर्थव्यवस्था के साथ वो साल कैसा गुजरा, यानी देश के लोगों के साथ वो साल कैसा गुजरा। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था यानी लोग, देश यानी लोग, तो लोगों के जीवन में, लोगों की अर्थव्यवस्था में, उनकी बैंकिंग में क्या बदलाव हुआ, इस दृष्टि से आर्थिक सर्वेक्षण हर साल पेश किया जाता है। उसके आंकड़े आमतौर पर नए नहीं होते क्योंकि उनके आंकड़ों पर साल भर चर्चा होती रहती है, लेकिन फिर भी 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में है और आपके जीवन पर आने वाले 12 महीनों में, 2 साल में क्या फर्क पड़ेगा। उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरुआत में कहा गया था कि भारत में वी शेप रिकवरी आएगी, यानी एक तेजी से गिरावट जो मंदी आई थी कोविड के कारण, और उसके बाद एक रिकवरी आएगी और तेजी से ऊपर जाएगा। वो ऐसा नहीं हुआ। हम एक वी देख रहे हैं और एक ए देख रहे हैं, जो कि मिलाकर के बनता है। के शेप रिकवरी के लिहाज से आप भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, दुपहिया वाली इकोनॉमी और एसयूवी वाली इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी है जो एसयूवी और महंगी कारों वाली है, जहां लंबी वेटिंग लिस्ट है, और एक दुपहिया वाली इकोनॉमी है जहां गाड़ियां खरीदने वाले नहीं है और डीलर्स के पास इन्वेंट्रीज 3-3 महीने, 4-4 महीने की इन्वेंट्रीज हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक उस तरह से मंदी से नहीं उभरी जैसी उभरने की उम्मीद थी। और ये सिर्फ दुपहिया की कहानी नहीं है, यही कहानी आपको कंजम्पशन के स्तर पर दिखाई देगी, यहां तक कि यह कहानी आपको सरकार के टैक्सेशन के स्तर पर दिखाई देगी। एक कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि अगर जीएसटी के आंकड़े को आप गौर से देखें, करीब से खोलकर देखें, तो आपको दिखाई देगा कि सरकार का जो संग्रह है टैक्स का, वो बड़ी कंपनियों से बढ़ा है। छोटी कंपनियां टैक्स देने से बाहर हो रही क्योंकि उनके उत्पादन टूटे हुए हैं या उनके कामकाज उस तरह से नहीं चल रहे हैं। ठीक यही स्थिति आपको क्रेडिट ऑफटेक में दिखाई देगी कि अगर आप कर्ज की परिस्थिति देखें तो कर्ज की बढ़ोतरी भी चुनिंदा क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, बाकी लोगों में कर्ज की बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो अब जब हमारे पास इस साल की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है, मंदी से उबरने की संभावनाओं के संकेत मिलने लगे हैं, तब यह समझना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी इतनी अनइवन क्यों है, इतनी गैर बराबरी पूर्ण क्यों है। और इसके साथ, क्योंकि इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के उस सबसे विराट हिस्से से है जहां से वास्तविक तौर पर मांग और रोजगार आते हैं। और यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में के का निचला हिस्सा नहीं ग्रो कर रहा है और केवल ऊपर का हिस्सा ग्रो कर रहा है, तो उसका असर हमें आने वाले 6 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत पर, मांग पर, बिक्री पर दिखाई देगा। ये इस रिपोर्ट के जरिए इकोनॉमिक सर्वे में घुसने का रास्ता है, ये गेटवे है। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की फाइंडिंग्स पर। आपने कहा ये गेटवे है, बिल्कुल। तो अब सर गेटवे से अंदर चलते हैं और पिछले 2 साल में अगर कहें या 1 साल में कहें तो लोगों ने क्या झेला। एक झेली महंगाई, दूसरी झेली बेरोजगारी। हम लगातार देख रहे हैं, हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं और रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है। आर्थिक सर्वे इन्हीं 2 बिंदुओं पर क्या कहता है, मैं एक एक करके समझना चाहूंगा। पहले आप जॉब का परिदृश्य बताइए कि ग्रोथ का और जॉब का क्या रिलेशन है और सर्वे उसको क्या बोलता है। शुभम, आर्थिक समीक्षा इस बार की बाकी पिछले सालों के समीक्षा से बिल्कुल खास और अलग है। खास इसलिए है क्योंकि समीक्षा में सलाहकार जैसा या एडवाइजर जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं था। तो पूरी की पूरी समीक्षा जो आमतौर पर 2 भागों में आती थी, जिसका पहला हिस्सा सरकार को कुछ चीजें बदलने के लिए, कुछ कानून बदलने के लिए, कुछ नीतियां बदलने की सुझाव देता था, वो दस्तावेज इस बार इकोनॉमिक सर्वे का हिस्सा नहीं है। तो जो दस्तावेज हमें मिला है, जो दस्तावेज आज संसद में पेश किया गया है, वो सामान्य रूप से सरकार के पिछले अर्थव्यवस्था के पिछले 1 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश करता है और हमें विभिन्न तरीके की इनसाइट्स देता है। ये इनसाइट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है जानना, हम रोजगार को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि पूरे पिछले साल हमको दुनिया भर की एजेंसियां, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, नोमुरा हो, क्रिसिल हो, इक्रा हो, पूरे साल हमारे ऊपर भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर कितनी रहेगी किसके अलग अलग आकलन बरसते रहते हैं। पर अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण आकलन होता है वो इस इकोनॉमिक सर्वे का होता है, क्योंकि इस सर्वे के आकलन के आधार पर बनता है बजट। और बजट में सरकार जो प्रोजेक्शन करती है खर्च करने के, कमाई के, वो इस पर आधारित होते हैं कि सरकार को अगले साल आर्थिक विकास दर की कितनी उम्मीद है या बढ़ोतरी की कितनी उम्मीद है। यह सर्वे यह कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि अगले वित्त वर्ष में यानी 22-23 में भारत की आर्थिक विकास दर करीब 8.5% के आसपास रहेगी, 8 से 8.5% के आसपास रहेगी। लेकिन ये इतना कहते हुए वो इसके साथ 3 बड़े किंतु और परंतु जोड़ता है, यानी बड़े इफ्स और बट्स के साथ कहता है, जो हमें समझकर इसके बाद हमें खुद समझ में आएगा कि इन इफ्स बट्स की रोशनी में सर्वे कितना सशंकित या अनिश्चित है भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर अगले साल में। पहली शर्त ये
कि कोविड जैसी कोई तीसरी अगली लहर ना आ जाए जिससे डिसरप्शन हो। दूसरी शर्त यह है कि कच्चे तेल की कीमत $60 से $70 पर बैरल के $70 से $75 पर बैरल के आसपास रहे। तीसरी चीज यह है कि दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया बहुत तेज असर या बहुत डिसरप्शन लेकर ना आए। और चौथी चीज है कि मानसून सामान्य रहे। अगर ये 4 चीजें ठीक रहती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर अगले साल 8%, 8.5% के आसपास होगी। इसके कंपैरिजन में जो अनुमान हमको मिल रहे हैं बाकी के, वो 7.5, 7.6% के आसपास है। अब ये चारों चीजें ना तो सरकार के वश में है, ना इकोनॉमिक सर्वे लिखने वालों के वश में। सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जवाब में से ही मुझे सवाल सूझा कि आपने कहा कि ग्रोथ के जो सारे अनुमान है वो हमारे सामने हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी ये बोल रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें प्री पैंडेमिक लेवल पर पहुंच चुकी हैं, अलग अलग सेक्टर अगर देखें। उसके बाद भी सर जॉब्स क्यों नहीं पहुंचे? हाँ, अब ये दूसरा पहलू है जो रोजगार और ग्रोथ से। तो हम यहाँ मनी सेंट्रल में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बैलेंस शीट या आपकी जो बैलेंस शीट पिछले साल की थी, उसके 2 सबसे बड़े डिसरप्टर थे, 2 सबसे बड़े फैक्टर थे जिन्होंने हमें प्रभावित किया, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। बेरोजगारी और ग्रोथ का करीबी रिश्ता है। सरकार का इकोनॉमिक सर्वे यह बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक, यानी मार्च के अंत तक, नेट प्रोडक्शन में करीब 145 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू के साथ पिछले साल की प्री कोविड के लेवल तक आ जाएगी। हालांकि प्री कोविड लेवल कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं था, भारत की आर्थिक विकास दर उस समय कोविड से पहले के न्यूनतम स्तर पर थी। फिर भी इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 145 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उत्पादन होने की संभावना है। इसके साथ, जैसा शुभम आपने कहा, कि सरकार ये दावा कर रही है कि अधिकांश क्षेत्रों में उत्पादन की बढ़ने की गति आमतौर पर कोविड के बराबर या प्री कोविड लेवल के आसपास आ गई है। और अगर ये आ गई है तो एक बड़ी असंगति दिखती है जिस पर सर्वे ने हमें कुछ नहीं बताया स्पष्ट रूप से। सर्वे ने 2-3 चीजें बताई हैं जो रोजगार के बारे में। इसका मतलब यह है कि जो रिकवरी आई है इकोनॉमी में, वो एम्प्लॉयमेंट या जॉबलेस रिकवरी है। तो हम अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था में जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो हम मंदी से जब उबर रहे हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है, कंपनियां अपना काम शुरू कर रही हैं, लेकिन नौकरियां वापस नहीं लौटी जिस गति से नौकरियां पिछले 1 साल या 1.5 साल में खत्म हुई थी। और उसका असर हमें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पर और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट पर दिखता है। मनरेगा की मांग अभी भी लगातार बहुत मजबूत बनी हुई है। अब मनरेगा का बजट सरकार को इस साल बढ़ाना पड़ सकता है, इसलिए यानी कि शहरों से जो गाँव में गए हुए लोग हैं उनके लिए नौकरियों की कमी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा शुभम हमको इस बजट से मिलता है रोजगार के बारे में, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। यह बजट ये बताता है कि 2019-20 में तक, कोविड से पहले की बात है, यानी कोविड तो रोजगार के बाजार में उससे बड़ा कोई गतिरोध है, उससे बड़ी हलचल या उठापटक कुछ नहीं हुई थी। यह बताता है कि 2019-20 में भारत में लगभग जितने अतिरिक्त कर्मचारी, अतिरिक्त लेबर जोड़े गए, उसमें 90% नए रोजगार 2019-20 तक इनफॉर्मल सेक्टर में आए और 98% उसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आए। यानी भारत के रोजगारों का परिदृश्य कोविड में पहुंचने से पहले ही काफी खराब था और इसीलिए हमें कोविड के बाद बेरोजगारी इतनी ज्यादा भयावह रूप से सामने दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज ये कि 2019-20 तक इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो नए वर्कर ऐड हुए उसमें 71% नए वर्कर इंडस्ट्री वाइज एग्रीकल्चर में या इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइज एग्रीकल्चर में गए और इसमें से भी शुभम 65% महिलाएं थी। यानी 65% महिलाओं को एग्रीकल्चर में या कृषि में काम मिला। मैन्युफैक्चरिंग में जो नए कर्मचारियों को खपाने की या नौकरी देने की का प्रतिशत था वो 2018-19 में 2.41% था, 5.65% था, जो 2019-20 में 2.41% पर आ गया। यानी कोविड से पहले हमारे भारत के रोजगार बाजार में जो प्रमुख गतिविधियां थी, उन गतिविधियों में इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मैक्सिमम जॉब थे। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स में गिरावट आ रही थी, तब तक कोविड नहीं आया था और इसलिए हमें ये जो ग्रोथ की रिकवरी दिखाई देती है वो जॉब्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो अब जब ग्रोथ का आंकड़ा अगले साल रिकवरी से बाहर निकलेगा, रिकवरी तक आने तक इकोनॉमी जितनी ताकत झोंक चुकी होगी और उसके बाद जब आगे खड़ी होगी तो कितने नए रोजगार दे पाएगी, इस पर हमारी निगाह और इस पर अब जरूरत रहेगी। और बजट का अगर कोई एक फोकस होना चाहिए इस बार तो ये होना चाहिए कि वो किस तरह से परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सरकारी माध्यमों से, गैर सरकारी माध्यम से, संगठित से असंगठित से, फॉर्मल से इनफॉर्मल से, ये जो जॉब लॉस है
ये जो क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट का बैकलॉग है जो 2019-20 से लेकर 2022-23 तक हमारे पास आया, इसको रिकवर करने की कोशिश करे। ये संकेत है सारे आंकड़ों को मथने के बाद जो हमको जो इकोनॉमिक सर्वे कहना चाह रहा है पर कहता नहीं है। ये संकेत है जो इकोनॉमिक सर्वे बजट के लिए दे रहा है कि अगर सरकार अर्थव्यवस्था की नब्ज पर उंगलियां रखे हुए है या जमीन पर कान लगाए हुए है तो उसे समझना चाहिए कि भारत की इकोनॉमी की रिकवरी तो लौटी है, रोजगार नहीं लौटे। सर, महंगाई की रोशनी में अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को रखें, महंगाई पर क्या कहता है ये सर्वे? दूसरी चीज जिसने पिछले पूरे साल लोगों को, भारत के आम लोगों को प्रभावित किया, वो महंगाई थी। महंगाई को लेकर ये सर्वे कह रहा है कि भारत की रिटेल इन्फ्लेशन नियंत्रण में है। वो मानता है कि रिटेल इन्फ्लेशन में सीजनल फैक्टर है, पर दो बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे ने किया है। एक तो ये जिक्र है शुभम, कि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है उसमें भी जो भारत के ऑयल इंपोर्ट का जो बास्केट रेट है वो $82 से ऊपर निकल गया है, प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल गया है। और इसीलिए शायद ग्रोथ को प्रोजेक्ट करते हुए इकोनॉमिक सर्वे ने भारत में तेल की कीमत $70-75 प्रति बैरल के आसपास रहने की बात कही थी। दूसरी चीज है कि भारत में तेल का इंपोर्ट पिछले साल एक साल में जबकि कोई मांग नहीं थी, कीमतें बढ़ने के कारण 119% बढ़ा है। क्रूड का इंपोर्ट 119% बढ़ा है। तो महंगाई पर जो सबसे बड़ा दबाव आने वाले समय में है वो कच्चे तेल की कीमतों का है, जो बढ़ते रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसलिए कच्चे तेल की कीमतों को लेकर या ईंधन की इन्फ्लेशन को लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे एक बड़े डिसरप्शन के तौर पर या उसे एक बड़ी जोखिम भरी संभावना के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। दूसरी एक और दिलचस्प चीज महंगाई के मामले में सर्वे के भीतर से निकल के आती है। यहां भी हमने आंकड़ों को मथने की कोशिश की। महंगाई का यह आंकड़ा बताता है कि अप्रैल से दिसंबर के बीच मिसलेनियस कैटेगरी की जो महंगाई है, महंगाई के पूरे वर्ग में खाद्य उत्पादों की महंगाई अलग होती है, इन फ्यूल की या ईंधन की महंगाई अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई अलग होती। मिसलेनियस कैटेगरी की महंगाई जिसका ओवरऑल इन्फ्लेशन में करीब 35% का हिस्सा है, वो सबसे बड़ी ड्राइवर बनकर उभरी है महंगाई बढ़ाने के लिए। अब इस मिसलेनियस महंगाई में सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो, इन सब का असर महंगाई में दिखाई दे रहा है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है महंगाई में, वो क्लॉथिंग और फुटवियर है। यानी यहाँ पर हम महंगाई का दबाव देख रहे हैं कपड़ों और जूतों और जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है उसके ऊपर, जहाँ कच्चे माल का असर है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जहाँ महंगाई बढ़ते रहने की गुंजाइश है, जिसकी तरफ संकेत किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, हमने इकोनॉमिकम में इस पर इसी हफ्ते चर्चा की थी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पर, कि भारत में आयात शुल्क बढ़ने के कारण, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ने के कारण इंपोर्टेड या आयातित महंगाई का असर हमारी जेब पर गहरा हो सकता है। और इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में एक हिस्सा और है जो सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण है, कि अगर दुनिया में सप्लाई चेन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि चिप हैं, जैसे कि गैस है, इन सारी चीज़ों की अगर सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई तो उसका असर महंगाई पर दिखाई देता रहेगा। ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे को एक तरीके से आप घुमाने के बाद महंगाई की दृष्टि से ये दूसरा परिदृश्य से निकलता है। बिल्कुल। तो महंगाई आपने समझी, ग्रोथ आपने समझी और जॉब आपने समझी, और मुझे लगता है कि यही तीन वो चीज़ें हैं कि अगर सरकार इन पर फोकस करे और बजट में इन तीनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करे तो शायद हर भारतीय के हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्ज महंगे होने वाले हैं। आपने कर्ज नहीं ले रखा तो निश्चित तौर पर आप इस खबर में कोई रुचि नहीं दिखाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से जमा पर ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इसके अलावा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, सर तमाम बैंक भी जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। ये कितनी बड़ी राहत की बात है? ये परेशान करने वाली खबर का अच्छा पहलू है। ये ऐसी खबर का, आमतौर पर कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ने की खबर पूरी दुनिया में बड़ा पैनिक पैदा करती है, बड़ा डर पैदा करती है। भारत में भी आपको अखबार इस बात से रंगे हुए दिखाई देंगे कि ब्याज दर बढ़ने वाली है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया से बिल्कुल अलग है। शुभम, भारत में करीब 13% लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सिस्टम से कर्ज लेते हैं।
जबकि बचे हुए जो करीब करीब 75 से 80% लोग हैं वो बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल गैर कर्ज कामों के लिए करते हैं, और उसमें से भी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल बैंकों में डिपॉजिट के लिए करते हैं। उनके लिए इससे कोई मतलब नहीं है कि आरबीआई की रिवर्स रेपो रेट में कितनी कमी हुई है या यूएस फेड से ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सीधे वो कर्ज नहीं ले रहे हैं। ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी उनकी जिंदगी जीने की लागत को अलग से तो प्रभावित करती है परोक्ष रूप से, पर सीधे नहीं करती। उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि अंततः बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 2 से 3 साल बाद, भारत में जमा पर ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और स्टेट बैंक ने पिछले साल 2 बार ब्याज दर बढ़ाई है। छोटे बैंक्स भी, स्मॉल बैंक्स भी ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। एनबीएफसीज ने भी ब्याज दर बढ़ानी शुरू कर दी। तो यदि आप अर्थव्यवस्था को कर्ज के नजरिए से नहीं देखते हैं, यदि आप ये मानते हैं कि कर्ज महंगा हो लेकिन ब्याज दर भी बेहतर मिलनी चाहिए, तो इससे अच्छी खबर फिलहाल बजट से पहले और कोई नहीं है। और आने वाले समय में रिजर्व बैंक, दुनिया के केंद्रीय बैंक इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो अब ऐसा लगता है कि एफडी पर जो काफ़ी समय से टूटा हुआ रिटर्न था फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। पेंच ये है कि भारत में इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगता है। यहां आप कल बजट में सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि आप बचत करता है और जिनका बैंकों के कर्ज के ढांचे से कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी 13% लोग कर्ज लेते हैं शुभम, और उनमें 13% में भी ज़्यादातर कर्ज लेने वाले लोग बड़ी कंपनियां हैं या बड़े कॉर्पोरेट हैं जो बेटर रिटर्न हासिल करके कर्ज चुका सकते हैं। तो आप सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम वो लोग जो बैंकों का इस्तेमाल विशुद्ध रूप से बचत करने के लिए करते हैं, जिनका पैसा सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है और वो पैसा सरकार के काम आता है, उसी के जरिए सरकार कर्ज लेकर अपना खर्च चलाती है, निवेश करती है, उन लोगों को क्या इनकम टैक्स के तौर पर बजट में ब्याज दरों में पर टैक्स में कोई रियायत मिलेगी किसी तरीके की? और अगर उन्हें कोई रियायत मिलती है तो उनके ये जो नुकसान के या रिटर्न टूटने के जख्मों पर है, उस पर कुछ मरहम लगेगा। क्योंकि ध्यान रखना ज़रूरी है कि अभी भी 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट की एफडी रेट बढ़ने के बाद भी महंगाई की तुलना में भारत के बचतकर्ता नुकसान में ही है। नुकसान में, बिल्कुल, महंगाई की तुलना में नुकसान में है। जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन सर इसको ये ऐसे भी समझना चाहेंगे कि अब तक तो संकेत थे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इन्फ्लेशन काबू में है, कोई आगे चिंता की बात नहीं है, और अब जमाओं पर ब्याज भी बढ़ने लगी हैं। आपको क्या लगता है कि कर्ज भी अब अगली पॉलिसी में ही महंगा होने लगेगा? रिजर्व बैंक अगर तत्काल कर्ज महंगा नहीं करेगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में रिजर्व बैंक को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और उसके संकेत हमको रिजर्व बैंक ने पिछली मौद्रिक पॉलिसी में दे दिए थे। रिवर्स रेपो के ऑपरेशंस चूज करके, बाजार से लिक्विडिटी खींच के, बाजार में अतिरिक्त लिक्विडिटी न छोड़कर, और सबसे बड़ा संकेत बॉन्ड यील्ड्स हैं। और भारत में बॉन्ड यील्ड्स इस बात का संकेत दे रही हैं कि ब्याज दरें बढ़ने की पूरी संभावना है। तो बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड्स जो है उसका नुकसान कॉर्पोरेट को और सरकार को जरूर होता है, लेकिन भारत जो है, भारत की बैंकिंग डिपॉजिटर्स की बैंकिंग है, भारत की बैंकिंग क्रेडिटर्स की बैंकिंग नहीं, भारत की बैंकिंग जमाकर्ताओं की बैंकिंग। और उसके लिए ब्याज दरें बढ़ना तात्कालिक तौर पर एक अच्छी खबर हो सकती है, खासतौर पर जबकि उन्होंने पिछले 2 साल में अपनी जिंदगी जीने की लागत में भी बढ़त देखी है, अपनी नौकरियों में भी कटौती देखी है, और महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी है। सरकार को कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए भारत के सेवर्स के लिए, जिससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से उनकी बचत का कोई रिश्ता तो जुड़ सके, छोटा सा। उनकी बचतें कहीं इन्फ्लेशन से इंडेक्स तो हो सके, क्योंकि अगर वो जब तक नहीं होंगी सेवर्स की, तब तक वो हमेशा नुकसान में रहेंगे। और वो भारतीय बैंकिंग की रीढ़ है, वो भारतीय बैंकिंग का आधार है। उनकी बचत से भारत की बैंकिंग और सरकार का बजट चलता है। बिल्कुल। और ये अंशुमान जी ने बहुत गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जिसको समझना ज़रूरी है कि बचत करता ही ऐसे हैं या बचत ही ऐसे जहाँ इंडेक्सेशन का यानी कि इन्फ्लेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। आप मकान देखिए, आप गोल्ड देखिए, एक स्थिति तक आपका कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप डेट फंड में डालते हैं पैसा, इक्विटी फंड में डालते हैं, तो कैपिटल गेन में भी आपको राहत मिलती है। लेकिन बचत एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं बजट सेंट्रल। दस दिनों में आपने 10 उम्मीदें देख ली, बजट से 10 अलग अलग माध्यमों की आंखों से आपने करोड़ों भारतीयों के ख्वाब देख लिए। आज बजट से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी उम्मीद की बात जो हर भारतवासी की है, जो हर देशवासी उम्मीद लगाए बैठा है इस बजट से। देखिए रिपोर्ट। बजट अब चौखट तक आ गया।
10 किरदारों की आंखों से आपने करोड़ों भारतीयों के ख्वाब भी देख लिए। अब बारी 11वीं उम्मीद की। एक ऐसी उम्मीद जो हर देशवासी की है, एक ऐसी अपेक्षा जिसके लिए हर कोई दम साध कर बजट सुनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह 20 दिसंबर की बात है। ठंड कहर ढा रही थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रहने वाले शिवकेश जब हीटर लेने की दुकान पर चढ़े तो दाम सुनकर ही मानो करंट लग गया। पिछले साल के मुकाबले दाम 20% से ज्यादा बढ़ गए। महंगाई ने यह घर भी देख लिया। इलेक्ट्रिक हीटर लेने का ख्याल तो इसलिए आया था कि सिलेंडर महंगा होने से गैस वाला हीटर जेब पर भारी पड़ रहा। आंकड़े दर्द नहीं दिखाते, संवेदनहीन होते हैं। तभी तो सरकारी आंकड़े बता रहे जीवन जीने की लागत पिछले 1 साल में औसत 6% बढ़ी है। लेकिन तेल, साबुन, राशन, दवा, डॉक्टर का पर्चा, बिजली, मोबाइल का बिल, यानी जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज महंगी हो गई। तनख्वाह अब महीने का खर्च चलाने के लिए कम पड़ने लगी। कंपनी ने भी कोविड का हवाला देकर 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगाया, यानी खपत को सिकोड़ना ही आखिरी विकल्प था। यही कारण है कि लॉकडाउन के दौरान अपनी मेड बिमला को छुड़वाया तो उसे दोबारा नहीं बुलाया। ये बताता है कि शिवकेश जैसे मिडिल क्लास लोगों की खपत सिकोड़ने का असर नीचे तक जाता है। गांव से शहर में काम करने आए बिमला जैसे लोग ही कोविड से पहले तक हर साल 4 लाख करोड़ रुपए गांव भेजते थे। यह जीडीपी का 2% के बराबर है। लेकिन अब ये कहानी पुरानी हो गई। नई खबर तो ये है, इन्होंने वापस गांव जाकर बेरोजगारों की संख्या बढ़ा दी। मनरेगा के आंकड़े इसकी ताकीद करते हैं। यानी महंगाई एक ऐसा मर्ज है जिससे हर कोई परेशान है। मनी 9 ने बजट से उम्मीदों की यात्रा में यही पाया कि महंगाई बढ़ना हर एक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। रवि प्रकाश महंगे बीमा से परेशान हैं। खाद्य तेल समेत कई वस्तुओं की महंगाई से सुजीत के कैटरिंग बिजनेस की लागत बढ़ गई। गांव में महंगा डीजल और खाद सिरदर्द बना है। छोटे उद्योगों के लिए महंगा आयात। यानी किस्सा कोताहा ये कि बजट सीधे हाथ में कुछ रख पाए, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ जरूर कर सकती है जिससे जीवन जीने की लागत कम हो सके। सर, तो ये माना जाए हर देशवासी की उम्मीद है कि जीवन जीने की लागत को कम किया जाए। देशवासी की नहीं, विदेशवासी की भी उम्मीद है और देश के और उद्योग की उम्मीद है। पहले हमको लगता था ना शुभम कि महंगाई केवल मिडिल क्लास का या गरीब लोगों का रोना है और उनकी तकलीफ है, और देश में बहुत सारे लोग महंगाई के पक्ष में तर्क देते थे। अब आज अगर आप भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से पूछिए तो वो भी इन्फ्लेशन की शिकायत करता मिलेगा। अगर आप भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर से पूछिए तो वो भी इन्फ्लेशन की शिकायत करता मिलेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ना शुरू करती है ना, तो वो हमारी या उपभोक्ता की जेब को नहीं, वहां से लेकर और ऊपर तक कंज्यूमर की जेब से लेकर प्रोड्यूसर की जेब तक जाती है और बाद में घूमकर उपभोक्ता तक आती है। तो भारत में प्रोड्यूसर्स ने पिछले 2 सालों में जो कीमतें बढ़ाई हैं, वो कीमतें मांग बढ़ने के कारण नहीं बढ़ाई हैं, सिर्फ उनकी लागत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने कम सेल की शर्त पर भी, सेल्स ना बढ़ने की शर्त का नुकसान उठाते हुए भी कीमतें बढ़ाई। एफएमसीजी हमारे सामने इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, पर चूंकि उनके कच्चे माल की कीमत बढ़ चुकी थी इसलिए उन्होंने सेल्स में गिरावट स्वीकार की। 2 व्हीलर्स हमारे सामने इसका उदाहरण है, जिनके प्राइसेस बढ़े हैं और उनके सेल्स गिरी हैं। तो भारत एक ऐसी बजट से सबसे बड़ी उम्मीद होनी चाहिए कि कम से कम हम बाकी कुछ ना करें, सरकारें कुछ ऐसी व्यवस्था तो सरकार बजट में करे जिससे कि ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमारे सामने आ रही है जो लागत बढ़ने के कारण हमारे सामने इन्फ्लेशन आ रही है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। इसका एक फैक्टर इंपोर्ट ड्यूटी है, इसका एक फैक्टर भारत में लगने वाली तमाम लागतें हैं, इसमें ईंधन है, बिजली है, इनकी कॉस्ट है। ये तो कम से कम हो सके लोगों के लिए। बिल्कुल। तो अंशुमान जी का ये मानना है कि अगर बजट राहत देना चाहें तो इंपोर्ट ड्यूटी को देखकर, ईंधन की लागत को देखकर, भारत में लगने वाले कई तरीके की ड्यूटीज को देखकर ये राहत दे सकता है। सर, बजट से ऐसी कुछ उम्मीद करें? है सरकार के पास ये दम कि यहाँ इन मोर्चों पर कुछ राहत दे दे? सरकार इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर थोड़ी बहुत राहत दे सकती है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को करीब से पढ़ें तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस साल महंगाई की मदद से सरकार के खजाने को थोड़ा बेहतर किया है। सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो पिछले साल की तुलना में बेहतर है। इसलिए नहीं कि लोगों ने ज़्यादा खर्च किया या उद्योगों ने ज़्यादा बनाया, इसलिए कि उद्योगों ने कीमतें बढ़ाई और महंगाई के असर से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट की मदद से भारत की सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन पिछले साल से ज़्यादा बढ़ा है। इसे पास ऑन करना चाहिए सरकार को, इसे कम से कम कोशिशें करनी चाहिए कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जहाँ आयात सस्ते किए जा सकें ताकि उनकी कीमतों में कमी धीमे धीमे लौट
घटकर लोगों के, उपभोक्ताओं की जेब तक आ सके। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि अगर सरकार को रेवेन्यू मिला है शुभम महंगाई की मदद से, तो विनिवेश ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। जो सरकार पिछले साल बजट में जो मेगा प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम लेके आई थी, वो तो बहुत ही पीछे छूट गया है। तो वो जो नुकसान है उसको बराबर करने में जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो निकल जाएगी। तो सरकार अगले साल कितनी रियायतें दे पाएगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने के लिए, इसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे लगभग मौन है। और उसके जो आंकड़े हैं वो भी हमें नहीं बताते कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है ड्यूटीज कम करने का। हाँ, सरकार खर्च बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत प्रयास अगले बजट में कर सकती है। बिल्कुल। और बजट आप सुने उससे पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि पिछले बजट में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, उनमें सबसे बड़ी घोषणा जो थी वो विनिवेश की ही थी। और सर बहुत सारी चीज़ों को मोनेटाइज करने की बात थी, वो पाइपलाइन बनाई जाएगी, पोर्ट और सड़क, और वो वहां पर भी कुछ मुझे नहीं लगता है दिखा है। 6 लाख करोड़ का कार्यक्रम था 4 साल के लिए सरकार का, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का। पिछला साल तो ऐसे ही निकल गया। लास्ट में चलते चलते LIC का IPO आएगा कि नहीं आएगा, इस पर बजट की बहुत सारी मैथमेटिक्स टिकी हुई है। बहुत सारा बजट का गणित इस पर टिका हुआ है कि अगर 31 मार्च तक LIC की प्रोसीड्स खाते में आ जाती हैं तो बजट का चेहरा अगले साल घाटे के लिहाज से थोड़ा देखने लायक होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो घाटे का प्रोजेक्शन अगले साल लड़खड़ा जाएगा। इसकी संभावनाएं और संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पॉलिसी के साइड से देखें ना शुभम, बजट की संभावनाओं को, इकोनॉमिक सर्वे को रैप अप में, तो पॉलिसी की साइड से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार अगले साल अतिरिक्त राजस्व कहां से लाएगी। जबकि अगर कंज्यूमर या आम लोगों की दृष्टि से देखें तो सरकार महंगाई कम करने के लिए फिस्कल स्पेस कैसे तैयार करेगी, कैसे राजकोषीय प्रयासों के जरिए महंगाई कम करने की कोशिश करेगी, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी कल बजट पर। बिल्कुल। और ये इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि कल भी कोई बहुत बड़ी घोषणा हो तो बहुत एकदम उत्साहित मत हो जाइएगा कि बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि घोषणाएं तो पिछले साल भी बहुत सारी हुई थी, उनमें पूरा कितना हुआ ये बड़ी बात है। चलते चलते आप मिलिए हमारे विक्रम बेताल से और देखिए आज वो क्या बता रहे हैं। बजट की तैयारियां अब जोरों पर हैं। नॉर्थ ब्लॉक संसद भवन के आसपास टीवी कैमरों का जमघट बन गया है। टीवी पर चकचक बढ़ रही है। चुनाव और बजट के बीच कौन ज्यादा दिलचस्प है, इसको लेकर कयासों की पतंग लंबी हो रही है। बेताल अब पेड़ पर चिपके चारों तरफ का माहौल ताक रही है। विक्रम कैमरों की भीड़ से बचता बचाता पेड़ तक आया तो बेताल ऊपर की डाल पर लपक लिए। अरे कहाँ भाग रहे हो बुढ़ऊ, अभी एक बड़ा सवाल बाकी है पूछना। अरे छोड़ भी यार अब पीछा, ऊपर से बनते नए संसद भवन का नजारा तो लेने दे भाई। अरे दद्दा, बजट की कहानी अधूरी छोड़कर तुम तो यहाँ मजे मार रहे हो और मेरे हाथ पैर फूले जा रहे हैं। काहे? अरे कल किसी ने पूछ लिया कि हर तरफ से आम आदमी पर ही टैक्स की मार क्यों पड़ रही है, सोचा तुम ही से पूछ लूं चलकर। क्यों, मैं क्या प्रवक्ता हूँ सरकार का? लेकिन दद्दा तुम तो ठहरे भूत, तुम्हें कहाँ टैक्स की कोई फिक्र, लेकिन तुम तजुर्बेकार बजटबाज हो, इसीलिए जवाब तो तुम ही दे सकते हो। पूछ ले, ये भी क्यों रह जाए। अच्छा, इनकम टैक्स देने वाले बड़ी डींगे मारते हैं जैसे उन्हीं के पैसे से पूरा देश चल रहा है और कोई टैक्स नहीं देता क्या? ये बड़ा पाखंड है। टैक्स तो सब देते हैं, कमाई हो या ना हो, गरीबी हो, भूख हो, बीमारी हो, लेकिन खपत पर तो सबसे टैक्स लिया जाता है राजन। अच्छा दद्दा, यानी दुनिया में आए हैं तो टैक्स तो देना पड़ेगा। अब कोई कंपनी जो माल बना रही है या सर्विस बेच रही है उस पर तो टैक्स बनता है। हाँ, ये तो सबसे वसूला जाता है। तो क्या इसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं प्रेतराज? हाँ जी, कंपनियां इसी टैक्स को सीधे ग्राहकों पर डाल देती हैं। यानी जो टैक्स उनसे सरकार लेती है उसे आपको ही चुकाना पड़ता है। कंपनियां तो सरकार के लिए टैक्स वसूलती हैं। अच्छा, लेकिन क्या कंपनियां टैक्स नहीं देती? कंपनियां अपनी कमाई पर टैक्स तो देती हैं, लेकिन उनको तमाम तरह की रियायतें हैं। वे तमाम खर्च दिखाकर टैक्स बचा लेती हैं। कच्चे माल पर भी टैक्स GST में वापस आ जाता है। लेकिन हमारे तो खर्च टैक्स फ्री नहीं है भाई बेताल। बहुत सही राजा, अब खेल समझ आने लगा तुझे भी। अच्छा बेताल, ये बताओ कि GST से क्या फायदा हुआ हमें? ना तो महंगाई कम हुई और ना पूरे देश में एक टैक्स रेट हुआ। बस यही तो दिक्कत है तुम्हारी, अजीबोगरीब सवाल पूछते हो। अच्छा चलो इतना तो बताओ कि जब GST के तौर पर एक टैक्स लागू कर दिया तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट क्यों लग रहा है? अरे राजा बाबू, सरकार सबसे ज्यादा टैक्स तेल से ही निचोड़ती है और वह हमेशा जारी रहता है।
सीधे सीधे बताओ, ये सरकार तेल को जीएसटी में लाएगी या नहीं? फिर उल्टे सवाल कर रहा है तू। विक्रम क्या मानेगा नहीं? अरे प्लीज भड़को मत दद्दा, ये बताओ कि भारत में आम लोग ज्यादा टैक्स देते हैं या कंपनियां? तू बस इतना जान ले, 2010 में केंद्र सरकार के प्रति 100 रुपए के राजस्व में कंपनियों से 40 रुपए और आम लोगों से 60 रुपए आते थे। 2020 में कंपनियां केवल 25 रुपए दे रही और आम परिवार 75 रुपए टैक्स में दे रहे। अच्छा सुनो तो। अब कोई सवाल नहीं, मैं चला। अगले साल मिलेंगे अब बजट पर। तो ये था मनी सेंट्रल, लेकिन कल पूरे दिन आपको जुड़े रहना है मनी 9 के साथ। अंशुमान जी आपके साथ पूरा बजट डिकोड करेंगे, थ्रेडवेयर आपको पाई पाई रत्ती रत्ती का हिसाब देंगे, रेशा रेशा बजट खोल देंगे। तो इसलिए मनी 9 पर आप कल पूरे दिन जुड़े रहिए। फिलहाल सर शुक्रिया आपका प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप